हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन आप सबका स्वागत करता हूं जीके पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 5 के लेक्चर 8 में। अगर आप लोगों ने पिछले 7 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइएगा। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था वो डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के आदर्शों का पूरा करता है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 48A, जिसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हम लोग डीपीएसपी के बारे में जानते हैं। इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था। ये पार्ट 4 में और ये आर्टिकल 36 से 51 तक जाता है। और डीपीएसपी का मेन रोल ये है कि वो इस्टेब्लिश करना चाहता है एक वेलफेयर स्टेट। पिछले लेक्चर में शायद हम लोग आर्टिकल 43 तक बात कर चुके थे। इसमें हम लोग बात करने वाले आर्टिकल 43B के बारे में, जो एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। और इसको हम लोगों ने 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड किया था। नेक्स्ट आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया था। और अभी जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो आर्टिकल 21A में है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इससे पहले वो इसमें हुआ करता था आर्टिकल 45 में। अभी चाइल्डहुड केयर है। आर्टिकल 46 बोलता है कि प्रमोट करना है SC ST को उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, और उसके वीकर सेक्शन को थोड़ा बढ़ावा देना है। वहीं आर्टिकल 47 बात करता है कि लेवल ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। आर्टिकल 48 बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। आर्टिकल 48A बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। वहीं आर्टिकल 49 जो है वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और आर्टिकल 50 की जुडिशरी सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से। और आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस की और सिक्योरिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का जो पार्ट 4A है जिसमें कि हम लोग का फंडामेंटल्स ड्यूटी दिया है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? तो इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में ओरिजिनली पार्ट नहीं था। इसको हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एज आर्टिकल 51A ऐड किए थे। और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो इसका आंसर होगा सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने को बोला गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ऐड किया गया। प्रेजेंटली अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 11वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किए गया था। और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पेरेंट्स और गार्जियन कि अब वो अपने बच्चे 16 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। जब ये ऐड हुआ था उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशियन करंट क्या होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया और सैलिनिटी वेरिएशन हो गया। अगर इन सब की वजह से अगर मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर होता है तो उसको हम लोग ओशियन करंट बोलते हैं। और भी बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओशियन करंट के लिए, जैसे कि आपका डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सन हो गया, फिर ग्रेविटी हो गया, फिर डेंसिटी डिफरेंस हो गया, या कोरियोलिस फोर्स हो गया। अब 2 तरह का ओशियन करंट होता है, एक वार्म ओशियन करंट होता है, दूसरा कोल्ड ओशियन करंट होता है। कोल्ड ओशियन करंट जो मूव करता है वो करता है आपका पोल से टुवार्ड्स इक्वेटर, और वो जो वार्म रहता है वो इक्वेटर से पोल्स की ओर। अभी हम लोग कोल्ड ओशियन करंट्स को याद रखने की ट्रिक याद करेंगे। BP ने गोल्फ वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में जीता। B से याद रखेंगे बेंजुला, P से याद करेंगे पेरू या हम्बोल्ट, गोल्फ के G से याद करेंगे ग्रीनलैंड, O से याद रखेंगे ओयासियो, L से याद रखेंगे लबारडोर, F से याद रखेंगे फॉकलैंड, वर्ल्ड कप का W से याद रखेंगे हम लोग वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, कप का C से हम लोग याद रखेंगे कैनरी, और एक C से याद रखेंगे कैलिफोर्निया। इनको छोड़कर बाकी सब वार्म ओशियन करंट है। नेक्स्ट है क्या होता है जब वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलती है तो इसका आंसर होगा आपका फॉगी कंडीशन बन जाता है, बेस्ट फिशिंग जोन हो जाता है और वर्स्ट हार्बरिंग जोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉइल है जो इंडिया के 40% एरिया में पाया जाता है? इसका आंसर होगा एलुवियल सॉइल। यहीं बात करें आपकी रेड एंड येलो सॉइल की, वो 18% एरिया में पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल की जो कि 15% एरिया में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से जो सॉइल है, जैसे कि एलुवियल सॉइल हुआ, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया। अब एलुवियल सॉइल 2 तरह का होता है, एक होता है न्यू जिसको कि हम लोग खादर बोलते हैं, और एक होता है ओल्ड जिसको कि हम लोग भांगर बोलते हैं। खादर आपका रिच इन पोटाश होता है, पुअर इन फॉस्फोरस होता है, और इसमें ह्यूमस पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
ये ब्लैक सॉइल की जो 15% एरिया में फाउंड होता है इंडिया के, तो उसको हम लोग रेगुर भी बोलते हैं। इम्परमिएबल सॉइल है, जब वो सूख जाते हैं तो उसमें क्रैक्स बनता है, और जब वो गीला रहता है तो वो स्टिकी रहता है। सबसे बेस्ट है ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए, सेल्फ फ्लफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। बिलीव टू बी वॉल्केनिक ओरिजिन से ये पाया जाता है, और ज़्यादातर ये नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू या फिर महाराष्ट्र और गुजरात के पार्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि ईस्टर्न हिमालय के सब रीजन में सबसे लार्जेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करता है? इसका आंसर होगा नमदापा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं, जैसे कर्नाटका का अंशी नेशनल पार्क हो गया, कुदेरमुख नेशनल पार्क हो गया, या बनेरघाट नेशनल पार्क हो गया। यही बात करें उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क, जो कि आपका राजाजी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ये पहला इंडिया का नेशनल पार्क है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और यहीं पे लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और भी कुछ बात याद रखते हैं, लेकिन वो नेशनल पार्क से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपका लोकटक लेक जो मणिपुर में, वो फ्लोटिंग लेक है, और ये फ्लोट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुमदिस। वहीं मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो संगाई डियर है, और साइलेंट वैली आपका पाया जाता है केरला में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि नेशनल पार्क से हट के थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कौन से वो मौर्यन रूलर थे जो कि अपने जो आइडिया है धम्मा का, उसको है ना स्प्रेड कर रहे थे, मैसेज को कन्वे कर रहे थे थ्रू इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर होगा अशोका बिंदुसार के बेटे थे। इन्होंने 261 BC में कलिंग वॉर जीता था अपने 8 साल के कोरोनेशन के बाद, जिसमें उनका साथ दिया था राधा गुप्ता ने, और राधा गुप्ता को चाणक्य का ग्रैंडसन भी बोला गया है। जैसे उसने कलिंग वॉर जीता, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और जो बैरी घोषा था, मतलब किसी चीज़ को वॉर से जीतना, उसको वो चेंज कर लिया धर्म घोष में, जिसका मतलब होता है किसी को भी हम लोग पीस से और धर्म से अपना बनाएंगे। इसी को नाम दिया गया था धम्म घोष। अब बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शन की, तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शन थे, जिसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। अब रॉक एडिक्ट्स मतलब बड़ा बड़ा पत्थर नहीं, उस पर रॉक पे मतलब 14 लाइन लिखा हुआ था। और जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिसाइफर किया था अशोका इंस्क्रिप्शन को 1837 में, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स पढ़ लेंगे जो कि लिखा हुआ था। पहला मेजर रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ था प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर। इसका मतलब होता है जानवर को स्लॉटर करने से रोकना है। फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट जो बात करता है कि जो अशोका ने जो बेरी घोषा था, मतलब जो कनकस्ट बाय वॉर था, उसको हटा के धर्म घोष अपनाया था, जिसका मतलब होता है स्प्रेड करना पीस और धर्म को। वहीं बात करें सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट था, उसमें वेलफेयर ऑफ पीपल लिखा हुआ था। सेवन्थ में आपका लिखा हुआ था टॉलरेंस टुवार्ड्स ऑल रिलीजन एंड सेक्ट, मतलब हर धर्म का हम लोग सम्मान करेंगे। और 13th में उसका लिखा हुआ था सबसे इम्पॉर्टेंट वार और सबसे लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन भी था, जिसमें कि कलिंगा वार मेंशन था, जो कि 261 BC में हुआ था। अब बात करेंगे लास्ट मौर्यन रूलर जो थे, उनका नाम था बृहद्रथ, और उनको उन्हीं के कमांडर जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने हरा दिया था और एक सुंग डायनेस्टी का स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस डायनेस्टी ने कान्वा डायनेस्टी को हराया था? तो इसका आंसर होगा सतवाहना डायनेस्टी। अभी हम लोग कुछ ये कान्वा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फाउंडर थे वासुदेव कान्वा। इन्होंने पुष्यमित्र सुंगा को हराया था, जो कि सुंगा डायनेस्टी के रूलर थे। कान्वा रूलर्स को है ना सुंग भृत्य भी बोला जाता था, इसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ सुंगास, मतलब जो सुंग डायनेस्टी में गुलाम करते थे। अब कान्वा डायनेस्टी को जिस डायनेस्टी ने हराया था उसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक सतवाहना। इसका कैपिटल था पैथान। इसको पुराण में आंध्रास के नाम से मेंशन किया गया है। इन्होंने ही लीड कॉइन स्टार्ट किया था। सतवाहना डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये एक मैटरनियल सोसाइटी थी, और इसका उल्लेख नासिक इंस्क्रिप्शन में किया गया है बाय गौतमीपुत्रास मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रूलर है विजयनगर एम्पायर के जिन्होंने टाइटल लिया था इस्टेब्लिशर ऑफ यावना किंगडम? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। यावना मीन्स होता है आपका ग्रीक। और भी टाइटल लिया है कृष्णदेव राय ने, जैसे आंध्र भोज। इन्होंने अमुक्त माल्यादा लिखा है तेलुगु में, और जाम्बवती कल्याणम लिखा है संस्कृत में। अपने माँ के नाम पे एक इस्टेब्लिश किया था सिटी जिसका नाम था नगलपुरम, और एक स्टेप्ड टैंक भी। और कृष्णदेव राय ने ही परमिट किया था पोर्टुगीज़ को कि वो
एक किला बना है भटकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा रूलर ने ट्रीटी ऑफ बसेन साइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? तो इसका आंसर होगा बाजीराव टू। ट्रीटी ऑफ बसेन 31 दिसंबर 1802 में साइन किया गया था। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था और ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई की 1782 में। फिर दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चला, जिसमें विक्ट्री हुई ब्रिटिशर्स की और बाजीराव टू हार गए। 1818 में मराठा कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और बाजीराव टू को बिथुर कानपुर भेज दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। तो याद रखिएगा 2 ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था, एक 1776 में हुआ था और एक 1665 में हुआ था। 1766 में जो हुआ था वो नाना फर्नांडिस जो कि पेशवा थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। वहीं बात करें 1665 में तो वो शिवाजी महाराज और मुग़ल कमांडर जय सिंह फर्स्ट के बीच में हुआ था। और जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था 1665 वाला, उसमें शिवाजी क्या किए थे ना, एग्री हो गए थे कि अपने 23 फोर्ट्स को हम लोग उनको दे देंगे मुग़ल को और रिटेन कर लेंगे अपने 12 फोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी का वो कौन सा ब्रांच है जो डील करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद द एंशियंट प्लांट एंड एनिमल्स? तो इसका आंसर होगा पैलियो इकोलॉजी। और भी हम लोग कुछ पढ़े होने वाले हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम लोग पैलियंटोलॉजी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ जूलॉजी जो कि डील करता है फिशेज के साथ, उसको इस्थियोलॉजी बोलते हैं। वही जो पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज से डील करता है उसको हम लोग डेमिकोलॉजी बोलते हैं। और जो स्टडी ऑफ एल्गाई उसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। और जो डील करता है फंगस के साथ उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन से कॉस्ट को कंसीडर करते हैं? तो इसका आंसर होगा फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। अब जैसे पूछ लेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो गया, तो इसका आंसर होगा लैंड चाहिए हम लोग को, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और फैक्टर ऑफ पेमेंट, जैसे हम लोग रेंट देते हैं उसका, लेबर लोग वेज कमाते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट लेता है, कैपिटल लेने पे एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है आपका जॉइंट के बीच में जिसके कारण मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स हो पाता है? तो इसका आंसर होगा साइनोवियल। नीचे ऑप्शन में दिया है टेंडन। टेंडन क्या करता है ना, कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ। और वहीं बात करें लिगामेंट की तो वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। टोटल नंबर बोन्स जो होता है एडल्ट में वो 206 होता है और वहीं चिल्ड्रन में 300। लॉन्गेस्ट बोन की बात करें वो आपका फेमर होता है जो कि आपका प्रेजेंट रहता है थाई में। और शॉर्टेस्ट की बात करें तो स्टैप्स होता है जो कि आपका ईयर्स में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो वो जॉ बोन है। और जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है बोन में उसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं और ये मोस्ट अबेंडेंट है हमारे बॉडी में। कैल्शियम और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहता है बोन में। और जो सेल्स प्रेजेंट रहता है जैसे ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, फिर ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ऑस्टियोसाइट्स हो गया। अगर पूछ लेगा लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है तो हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर होगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि आपका एसिडिक नेचर का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब बर्निंग करते हैं तो मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का होता है। ये सारे पॉइंट्स को मैं करेक्ट करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ये रॉन्ग स्टेटमेंट में गिवन है। अभी हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल से लेस्ट रिएक्टिव मेटल तक का, और इसको हम लोग याद करेंगे। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। तो इससे हम लोग याद रखेंगे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल। जिन मेटल्स का अभी मैंने नाम लिया वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लैटिनम हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग याद रखने वाले हैं और इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। पॉइंट नंबर 1 है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को और फॉर्म करता है आपका सॉल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग है ना आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्ड जब डिसॉल्व होता है एक्वा रेजिया में तो वो कंटेन करता है HCl और HNO3 जो कि आपका रेशियो में रहता है 3:1। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। और वहीं बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड्स की तो वो एसिडिक होता है, उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं बेस के साथ।
नेक्स्ट बात करेंगे एमॉर्फिक ऑक्साइड की, जो कि आपका बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है और ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर इसका एग्जांपल पूछेगा तो SNO, ZNO, BeO, Al2O3, PbO2, MnO2, Ga2O3। इसको हम लोग याद रखेंगे, सुनो जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम लोग रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। इसमें दो फैक्टर्स पाया जाता है, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है आपका लिविंग फैक्टर्स जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स हो गया। वहीं बात करें एबायोटिक की तो इसमें आता है आपका नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे विंड, रेन, रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिझिया, जो कि बिहार का फेमस फोक डांस है और इसको मिथिला में परफॉर्म किया जाता है। इसको सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती है और इसको पूरे नवरात्रा परफॉर्म किया जाता है, 9 रातों तक का फेस्टिवल है जो कि इसमें हम लोग माता की पूजा करते हैं, जो कि 3 फॉर्म में है, जैसे जो कि है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट में सांजी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। अभी हम लोग गुजरात के कुछ फेमस फेस्टिवल्स देखेंगे, जैसे शामलाजी मेला हो गया, वोथा मेला हो गया, रण उत्सव हो गया, मोधेरा डांस फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु के कुछ फेमस फेस्टिवल्स, जैसे कि आपका नाट्यांजलि हो गया, थैपुसम हो गया, पोंगल। पोंगल मीन्स होता है टू बॉयल। ये 4 दिन का फेस्टिवल है। पहला होता है भागो पोंगल, दूसरे दिन होता है थाई पोंगल, फिर होता है माटू पोंगल, फिर होता है कानुम पोंगल। नेक्स्ट है पुथांडू, जो कि आपका न्यू ईयर फेस्टिवल भी है तमिलनाडु का। और लास्ट बात करते हैं कार्तिगई दीपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज बनी थी इंडिया की, वो थी अन्ना चांडी। 1973 में उन्होंने एक पब्लिश की थी अपनी ऑटोबायोग्राफी मलयालम में, तो उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा आत्मकथा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफी हैं, जो कि हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मिखा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्ज़ा का एस अगेंस्ट ऑड, सानिया नेहवाल का प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम का अनब्रेकेबल, फिर मोहम्मद अली का द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ओन स्टोरी और माइक टाइसन का अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, इसका आंसर होगा 640। और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 28 स्टेट्स है और 7 यूटीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में आता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो होगा मिज़ोरम। और सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट में आता है सेकेंड नंबर पे, वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है सरचिप, जो कि मिज़ोरम में। और वहीं बात करें लोवेस्ट की, तो वो अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है इंडिया का वह कौन सा पहला स्पोर्ट है जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल लाया था, तो इसका आंसर होगा रेसलिंग, जिसको कसाबा दादा साहेब जादव ने जीता था हेलेंस्की ओलंपिक 1952 में। और अगर पूछ लेगा फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल बाय वुमेन, तो उनका नाम था कारनाम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक 2002 में मेडल जीता था। और अगर पूछ लेगा पहली वुमेन का नाम बताओ जो द्रोणाचार्य अवार्ड ली थी वेट लिफ्टिंग में, तो उनका नाम था हंसा शर्मा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि फर्स्ट इंडियन बताओ जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, तो इनका नाम था अभिनव बिंद्रा, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में लिया था शूटिंग के फील्ड में। और दूसरे इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया उनका नाम है नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो के फील्ड में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा बना है। जय हिंद, जय भारत।